हेलो स्टूडेंट, आज हम नागरिक शास्त्र के जो खंड ख है उसका पहला चैप्टर जो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां का सेकंड पार्ट जानेंगे और सेकंड पार्ट का स्टार्ट करेंगे हम रजवाड़ों का विलय। अब ये आपने देखा होगा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत ने, मैंने कहा था ना कि सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपको क्या है, क्या समस्या दिखाना है और क्या उसके बारे में बताना है, वो है एकता के सूत्र में बांधना। जो बिखरी हुई भौगोलिक परिस्थितियों में हमारे जो प्रांत थे वो कैसे फिर भारत के नेताओं ने उसको एकता के सूत्र में बांधा। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो उसकी स्थिति थी उसमें दो तरह के आपको राज्य दिखे। एक दिखेगा आपको ब्रिटिश इंडिया और दूसरा है आपका देसी रियासत। ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत वे प्रांत आते हैं जो सीधे ब्रिटिश से गवर्न होते थे, ठीक। और देसी रियासत में कौन थे, इनमें होते थे प्रधान जो इसका होता था वो राजा होता था और उसको लगान जो है वो ब्रिटेन को, ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था। तो ये है आपका दो तरह का, ब्रिटिश इंडिया और देसी रियासत। क्लियर हो जाएगा कि ब्रिटिश इंडिया में क्या थे, जो सीधे ब्रिटिश सरकार से गवर्न होते थे क्योंकि इनके सारे नियम उन पे लागू होते थे ब्रिटिश सरकार के। और यहाँ पे क्या थे, राजा थे जो ब्रिटिश सरकार के ही अधीन है लेकिन आंतरिक इनको थोड़ी स्वायत्तता मिली होती है और ये सरकार को नियमित लगान देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो ब्रिटिश इंडिया के थे ये तो सारे के सारे चूंकि ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो फिर ये सीधे उसमें चले गए। लेकिन समस्या आती है इन देसी रियासतों की, क्योंकि ये देसी रियासतों का प्रधान कौन था, राजा था। तो इनके सामने तीन तरह का ऑप्शन रखा गया था, या तो वो भारत में विलय कर लें अपना, या तो वो पाकिस्तान में रहें, और या तीसरा वो अपने आप को स्वतंत्र भी रख सकते थे। ये एक ऑप्शन भी उन्हें दिया गया था। तो इस ऑप्शन का भी कुछ देसी रियासतों ने प्रयोग किया था, जैसे त्रावणकोर और हैदराबाद और मणिपुर। एक चीज़ और बतानी है कि जो देसी रियासत थी इनकी संख्या थी 565। देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा संख्या में है ये देसी रियासतें। तो इन देसी रियासतों को पुनर्गठित करना भी एक मुख्य काम था। तो ये जो थे, ये जिनको अगर तीन तरह के ऑप्शन दिया गया तो इसमें एक तीसरा ऑप्शन भी था कि स्वतंत्र रखना। तो अब ये देखेंगे कि सरकार ने कैसे इन 565 रियासतों का एकीकरण किया, क्या क्या किया। पहला सरकार का क्या नज़रिया था, पहला तो ये था सरकार का नज़रिया कि जो देसी रियासत भारत में शामिल होना चाहते हैं वो क्या करते थे, एक सहमति पत्र था, उस सहमति पत्र पे हस्ताक्षर करते थे। और ये सहमति पत्र का जो विचार था ये किसका था, ये था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का इन देसी रियासतों के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने अपनी सूझबूझ से, अपनी नीति से इन देसी रियासतों को धीरे धीरे भारत में मिला दिया। और इन्होंने ये कहा था कि अगर जो जो शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें एक सहमति पत्र बनाया गया था, उस पर हस्ताक्षर करना होता है। दूसरा कि सरकार का नज़रिया काफ़ी लचीला था, यानी उन्हें ये भी सुविधा दी गई थी कि वे चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, अपनी स्वायत्तता को बनाए रख सकते हैं। और तीसरा क्या है, क्षेत्रीय अखंडता। क्षेत्रीय अखंडता को भी बनाए रखने के लिए और विभिन्न क्षेत्रों में बार बार क्षेत्रीयता की बात न उभरे, इसको भी धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया गया। अब हम आपको इस चैप्टर में ये बताएंगे कि 565 रियासतों में से हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, इन सबको छोड़कर बाकी रियासतों ने तो इस सहमति पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया था। लेकिन आप जम्मू कश्मीर कैसे भारत में उसका विलय हुआ, इसकी चर्चा हम आगे के अध्याय में करेंगे क्योंकि ये आगे के अध्याय में है। लेकिन इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से दो देसी रियासतों के बारे में बताएंगे कि हैदराबाद और मणिपुर, इनका भारत में कैसे एकीकरण किया गया। हैदराबाद को देखते हैं। जो हैदराबाद की स्थिति थी उसका प्रधान था निजाम, और उसने क्या किया, वो स्वतंत्र रहना चाहता था तो उसने 1 वर्ष के लिए एक पत्र पे हस्ताक्षर किया और सहमति बनाई और अपने आप को स्वतंत्र रखा। लेकिन
इस स्वतंत्रता में के बीच में ही, इसी एक साल के बीच में ही, तेलंगाना जो इससे सटा हुआ था, इसके कुछ सच्चे उस समय आते थे हैदराबाद के अंतर्गत, उसके किसानों ने विरोध कर दिया और इस विरोध में महिलाओं ने भी साथ दिया था। और उस हैदराबाद के निजाम ने क्या किया कि इस विरोध को दबाने के लिए रजाकार को भेजा। ये रजाकार क्या होती थी? ये रजाकार इन हैदराबाद निजाम की सेनाओं को बोला जाता था और ये काफ़ी असभ्य होती थी और सांप्रदायिक होती थी। इन्होंने इन किसानों और महिलाओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तो इस तरह से बीच बीच में विरोध को दबाने का प्रयास करते रहे और लोगों का विरोध फिर भी नहीं खत्म हुआ। तो इसी समय भारतीय सरकार ने अपनी सेना भेजकर इस विरोध को दबा दिया और फिर हार मान के हैदराबाद के निजाम को सहमति पत्र पे हस्ताक्षर करना पड़ा। इस तरह से हैदराबाद जो है वो उसका भारत में विलय हो गया। तो हैदराबाद में जब इस विरोध में, किसानों के विरोध में और इनके रज्जाकारों के बीच जब लड़ाई चल रही थी, तो उसी में भारत ने अपने अर्धसैनिक बल भेजे और दोनों के बीच रुक रुक कर काफ़ी समय लड़ाई चली। इसके बाद फिर निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में एकीकरण हो गया। अब हम देखेंगे कि मणिपुर की क्या स्थिति थी और मणिपुर का कैसे एकीकरण हुआ। तो आज़ाद के चंद रोज पहले ही मणिपुर के महाराजा थे बोध चंद्र सिंह। बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए एक सहमति पत्र पे हस्ताक्षर किए थे और इसमें ये उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। यानी जो मणिपुर के राजा थे वो बोध चंद्र सिंह, उन्होंने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए और उस सहमति पत्र में कहा गया था कि इनकी आंतरिक स्वायत्तता बनी रहेगी। लेकिन बाद में यहाँ की जनता के दबाव में आकर 1948 में चुनाव किए गए और सबसे पहले शायद मणिपुर में ही सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर चुनाव हुए और चुनाव के बाद विधानसभा का निर्माण हुआ। तो मणिपुर की विधानसभा में इससे भारत में विलय के सवाल पर बहुत गहरे मतभेद उभर कर सामने आए थे। कांग्रेस जो थी वो ये चाहती थी कि मणिपुर का भारत में विलय हो जाए, लेकिन अन्य दल जो है वो ये नहीं चाहते थे। लेकिन मणिपुर की विधानसभा से बिना विचार विमर्श करते हुए भारत सरकार ने महाराष्ट्र पे दबाव डाला और उसे भारतीय संघ में शामिल होने के लिए वो हस्ताक्षर करते और दबाव डाला और इसमें उसको सफलता भी मिली और फिर अंत में मणिपुर जो है भारत में इसका विलय हो गया। तो इस चैप्टर में आपको इन दो देशी रियासतों के बारे में ज़्यादा पढ़ना है और इसी से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब इसका अगला टॉपिक है इसका कि राज्यों का पुनर्गठन। अब राज्यों का पुनर्गठन तात्पर्य ये हुआ कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जो प्रांतों की आंतरिक सीमा थी उसका कैसे हमें निर्धारण करना है, किस तरह से, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि उन्होंने जो आंतरिक सीमा का निर्धारण किया था अपनी सुविधा के अनुसार कर दिया था। जिन जिन क्षेत्रों पे वो पहले अधिकार कर लेते उनको मिलाकर एक नया प्रांत बना देते। लेकिन अब आज़ादी के बाद हम क्या करना था कि हमें कैसे इन प्रांतों का, इन राज्यों का कैसे हम पुनर्गठन करेंगे। तो स्वतंत्रता से पहले भाषाई आधार पे किया गया था और इसे ही आधार माना भी गया और बाद में इसे ही मानकर इस राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो इस भाषाई आधार पे जब मान लिया गया तो समय समय पे अलग अलग भाषा के आधार पे राज्यों की मांग उठने लगी। इसमें एक मुख्य नाम है तेलुगु भाषा के पोट्टी श्री रामुलु का। इन्होंने भाषाई आधार पे सबसे पहले एक अलग राज्य के गठन की मांग की और करीब 56 दिन तक इन्होंने उपवास किया और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद पूरी जनता जो थी वो काफ़ी उसमें विद्रोह उत्पन्न हो गया और इसी के आधार पे हम देखेंगे कि सबसे पहले भाषा के आधार पे 1952 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। अब इस गठन के पश्चात जब एक राज्य गठित हो गया भाषा के आधार पे, तो इसी आधार पे फिर अन्य राज्य भी मांग करने लगे कि हमें इसी आधार पे अन्य राज्यों का भी गठन समय समय पे किया जाए। और इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार द्वारा एक राज्य पुनर्गठन आयोग निर्धारित किया गया 1953 में और इसके अध्यक्ष थे फजल अली।
इनकी अध्यक्षता में ये राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी भाषाई आधार पर गठन को मान्यता दी। और इसके पश्चात उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो उस समय इतने थे, फिर आपने देखा होगा कि धीरे धीरे कितने राज्य बनते चले गए भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्रीयता के आधार पे। ये समस्या जो तब थी ये शायद आज भी खत्म नहीं हुई है, आज भी ये समस्या बनी हुई है। आज भी अलग पूर्वांचल की मांग की जाती है, अलग अलग राज्यों की मांग की जाती है, कभी धर्म के आधार पे, कभी भाषा के आधार पे, कभी क्षेत्र के आधार पे। तो ये समस्या तो अभी तक खत्म नहीं हुई, लेकिन उस समय तत्कालीन इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट की थी जिसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो बच्चों ये है आपका यूनिट खंड ख का पहला पार्ट जो इसमें है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ये आपका ही समाप्त होता है। थैंक यू।